हेलो नमस्कार आप सभी को। राम राम, जय जौहर साथियों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बारूद स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। चले दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे आज। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के ही पार्ट 3 को बड़े अच्छे से समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं इससे पहले कह दूं कि ये हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, ये जो भी है ये बहुत काम के आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश हमेशा करता ही है, हमेशा करता ये। तो इसी के साथ में मेरे से जुड़े रहिए। हम इसी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है वो रीट में काम आएगी, आपके सेकंड ग्रेड अगर हिंदी से दे रहे हो तो उसमें काम आएगी, एलडीसी एग्जाम में काम आएगी। प्लस आपको पता ही है कि सीईटी की भी अभी बहुत चर्चा चल रही है, तो सीईटी का भी एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी काम आएगी, एलडीसी के एग्जाम में भी काम आएगी ये वाली क्लास। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं अभी। निम्नलिखित में से उपक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से उपक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो उपक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो उपक्षिप्त व्यंजन कौन सा होता है? जिनको बोलने के लिए एक टंकार दी जाती है वो होते हैं उपक्षिप्त। जैसे कि आपके सामने कभी आ जाए तो एक तो ये है और ये है, इसके नीचे ये जो नुक्ता लगा रहता है तो वो उपक्षिप्त व्यंजन में आ जाते हैं। देखिए जैसे कि ये अपने पास में ढ दिया, इसको बोलते समय देखो ड ढ ढ इस तरह से बोलते हैं, तो यह जो है वो एक झटके से आवाज फेंकता है बाहर, तो इस वजह से इसको उपक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन में गिना जाता है। मूर्धन्य में इसलिए गिना जाता है क्योंकि ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है, और ट वर्ग के अंतर आने वाले जो भी वर्ण है वो मूर्धन्य कहलाते हैं। लेकिन यह जो ढ है ये उपक्षिप्त व्यंजन में आता है, इसलिए उपक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। प जो है वो ओष्ठ में आ जाते हैं। उसके बाद में न है वो आ जाता है दंत्य में, दंत्य में आ जाएगा। ल है वो आ जाएगा दंत्य में आ जाएगा, दंत्य में आ जाएगा, ठीक है क्या? तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है तो वो हो जाएंगे संवृत्त। कौन से? संवृत्त हो जाएंगे। संवृत्त जो भी वर्ण है उनमें स्वरों में कौन कौन से आते हैं? ई, छोटा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये जो है वो संवृत्त में आते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे विवृत भी लिखा हुआ है, तो विवृत से आपको ध्यान में रखना है जिन वर्णों को बोलते समय मुख अधिक खोला जाए। कैसे? मुंह जो है वो अधिक खोला जाए, तो इसमें आ जाएगा। कौन सा? आ आता है, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने ये पश्च और अग्र जो है वो भी अपन आगे देखेंगे। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में कितने नए स्वरों का विकास हुआ? अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद में हिंदी में कौन से स्वरों, 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद में 2 नए स्वर जो आए वो कौन से आए? ऐ और औ आए, ऐ और औ, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा है? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आपको पता ही है कौन कौन से आ जाते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में कौन से आते हैं? वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, ऊष्म। इसी में ही ये अंत्यस्थ किसमें आएंगे? इसमें आ जाते हैं, अल्प प्राण में, ठीक है। लघु और दीर्घ से आपको ये देखना है, लघु में एक मात्रा का जो समय लगता है वह लघु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन से कहलाते हैं? जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। और एक प्लूत भी होता है, प्लूत जो होता है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। घोष और अघोष के बारे में बात करते हैं तो ये अघोष में कौन से आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सकार, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में घोष में कौन से आते हैं? तो घोष में इसके अलावा जो बचे वो आ जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद में स्वर और अंत्यस्थ ये आ जाते हैं, ठीक है क्या? तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, तो यह क्वेश्चन वैसे तो रिपीट हो गया लेकिन फिर से अपन देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो कौन सा? संवृत्त है। सबसे अधिक कहां पर खुलेगा? विवृत में सबसे अधिक खुलता है, जिसमें आ जाता है, तो ये ध्यान में रखना। तो संवृत्त में कौन से आते हैं? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये आ जाते हैं। इसके बाद में संवृत्त के बाद अलावा एक अर्ध संवृत्त भी आता है, अर्ध संवृत्त भी आता है। तो अर्ध संवृत्त में कौन से आते हैं? ए
और ओ जो है वो अर्ध संवृत में आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और भी है कि विवृत, विवृत में आ जाता है, और अर्ध विवृत में कौन सा आता है तो उसको भी देखेंगे अपन। अर्ध विवृत, तो अर्ध विवृत में आते हैं ऐ, औ, उसके बाद में अ और ओ, जो ये अपन डॉक्टर के लिए अपन ये अनुस्वार वाले जो लगाते हैं गए वो वाला, तो ये भी अर्ध विवृत में आ जाता है। इसके बाद में पश्च स्वर, अग्र स्वर, ये क्या है तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आ ही गया है अपने, तो थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना अपन इन प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आप एक 360 डिग्री एंगल के हिसाब से आप सीखें, ताकि कभी ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। आप ये क्लास को याद करने की कोशिश करना कि इसको किस प्रकार से पढ़ा था। तो देखो पश्च स्वर, अग्र स्वर, इसको अपन इस प्रकार से अपन देखते हैं, ठीक है, कि इस तरह अपन यहां पर 3 लाइनें कर देते हैं, 2 लाइनें, जिसमें से यहां पर आ जाएगा अग्र स्वर, यहां पर आ जाएगा पश्च स्वर, और यहां पर आ जाएगा मध्य स्वर। तो ये ध्यान में रखना है। अब आपको बताना है कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ए आ जाएगा और ऐ आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। देखो एक चीज नोटिस करना कि अग्र का मतलब होता है आगे। अब देखो ये ई की बनावट ऐसी है, ए की ई की बनावट ऐसी, ए की ऐसी है, यानी कि इनको देखते हुए लगता है कि ये सही से टिक नहीं पाते, तो आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो आगे की तरफ लुढ़कने वाले वो किस में आ जाएंगे, अग्र में आ जाएंगे। इसके बाद में मध्य में अ आता है, मध्य में अ आता है, ये स्थिर रहता है, ना इधर ना उधर जाता है। अब जो है वो पश्च स्वर यानी कि पीछे की तरफ झुकने वाले, तो ऊ है वो पीछे की तरफ झुक जाए, बड़ा ऊ भी पीछे की तरफ जाए, ओ और औ ये जो है और आ, ये जो भी चीज ये जो भी है वह है पश्च स्वर में आते हैं। तो इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों से स्पर्श करती है, यानी कि दंत वर्ण की बात कर रहा है, तो इसमें से दंत वर्ण कौन से हैं, क, जो क वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी कंठ में आ जाते हैं, च वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी आ जाएंगे अपने तालव्य में, और त वर्ग के अंदर आने वाले सभी के सभी दंत में आते हैं, किसमें, दंत में आते हैं, और प वर्ग में आने वाले सभी के सभी आ जाएंगे मूर्धन्य में आ जाते हैं, ओष्ठ में आ जाते हैं, और ट वर्ग के अंदर आने वाले जो भी है वो आ जाते हैं मूर्धन्य में। तो ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इसका उत्तर है, तो इसके आगे वाले का जो प्रश्न था जिसमें सबसे कम खुलता था, इसका भी संवृत है, और इससे आगे वाले जो प्रश्न है इसका उत्तर भी अल्प प्राण महाप्राण है। तो ये मैं जो राइट करना भूल जाता है एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, जो बोलना चाहिए वो भी मतलब राइट करना है वो रह जाता है। मैं यूं के क्वेश्चन आप ज़्यादा इसको समझने पर ध्यान दो करके। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि अ कंठ्य ध्वनि है, बिल्कुल है, अ तो कंठ्य ध्वनि है ही है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल आ दीर्घ स्वर है। तो लघु स्वर कौन से होता है, अ, उ, छोटा ई, री, ये लघु स्वर में आता है, जबकि इन्हीं का ही बड़ा रूप जो है वो दीर्घ स्वर में आ जाता है। ई जो है वो मूल स्वर है, ये मैंने चारों बताए, ये मूल स्वर में भी गिने जाते हैं। ई जो है वो संयुक्त स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। तो ई क्या संयुक्त स्वर है, ई संयुक्त स्वर नहीं है। तो ई क्या है, ई जो है वो दीर्घ स्वर में आता है। संयुक्त स्वर में कौन से आते हैं, तो ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है वो संयुक्त स्वर में आते हैं। देखो नो, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर में कौन से अभी बात हुई थी, ओ, औ और ए, ऐ, ये जो है वो संयुक्त स्वर में आते हैं। तो ई क्या है, ई बड़ा, ई के बाद में आ, बड़ा ऊ, ये जो है वो दीर्घ स्वर में आते हैं, किसमें, दीर्घ स्वर में आएंगे। तो फिर अ क्या है, अ जो है वो लघु में आ जाता है, लघु स्वर में आता है। तो ये ध्यान में रखना है, बड़ा ऊ भी दीर्घ में ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है, ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है, ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, लघु स्वर को, जिसमें 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। तो प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जिसमें 3 मात्रा का या उससे अधिक का समय लगे, तो ये प्लुत हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। घोष वर्ण कौन से, घोष वर्ण, घोष और अघोष 2 भागों में बांटे जाते हैं। अघोष में वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सकार आ जाते हैं, वहीं घोष में आ जाते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और अंत्यस्थ और स्वर, ये घोष में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है, क्ष है। क्ष संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो क्ष, त्र, ज्ञ
और श्र, ये जो है वो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण में आते हैं। आ दीर्घ स्वर में आता है। अह जो है वह ये विसर्ग वाले में आता है, विसर्ग व्यंजन है, वर्ण है। और क क्या है? क एक स्पर्श व्यंजन है, उसके साथ में ही यह कंठ से उच्चारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो मूल स्वरों की बात कर ली गई है। कौन से? उ, उसके बाद में ई, और उसके बाद में अ, उसके बाद में री। ये क्या है? मूल स्वर है। तो ये क्या है? बड़ा ई जो है वो, तो ई जो है वो दीर्घ स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में आता है। तो ओ और औ, औ और ए और ऐ औ ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं संयुक्त स्वर में आते हैं। किस में? संयुक्त स्वर में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि किस क्रमांक की निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से हैं, कौन से नहीं हैं? देखो मैं खुद बोलने में गलती कर गया कि नहीं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और अपन यहाँ पे ही गलती कर लेते हैं। तो इस गलती को पकड़ना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, क्या रहा है? अनुनासिक स्वर कौन से? अनुनासिक का मतलब होता है कि जिन स्वरों या व्यंजनों को बोला जाता है तो उस समय इन स्वरों को बोलते समय मुख और नाक दोनों से ही प्राणवायु निकले, तो ये कौन से कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। वही नासिका में क्या होता है? नासिका में केवल नाक से ही श्वास निकलती है, हवा निकलती है। अब यहाँ की बात करते हैं तो ये देखो, ये अनुनासिक होते हैं, ये भी अनुनासिक है। दांत, हंस, ये भी अनुनासिक है। जबकि घंटा में ये जो दिए रखा है ऊपर बिंदी, इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। कौन से कहते हैं? अनुस्वार। ये नासिका से बोला जाता है। जबकि ये जो है वो कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। कौन से? अनुनासिक। इसको हिंदी में चंद्रबिंदी भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन की बात में कही जाती है कितने स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। कौन कौन से? वर्ग के पांचों वर्ग के पांचों वर्ण। कितने? पांचों वर्ग के पांचों वर्ण। तो कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। अब क्या इसमें से कोई पांचों वर्ग के पांचों वर्णों में से कोई है क्या? तो ख और ग बिल्कुल है, त और थ भी है, द और ध भी है। तो क्या श और ह नहीं है? श और ह नहीं है तो ये है क्या? तो ये है ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और औ जो है वह है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ वर्ण है। कौन से? कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो ये ध्यान में रखना है। के बाद में यहाँ पर ये दंतोष्ठ में वह जो है वो वकारस्य दंतोष्ठ में आ जाता है, तो वह है वो दंतोष्ठ में आ जाता है। मूर्धन्य में कौन से आते हैं? तो री आ जाता है, उसके बाद में संस्कृत का री आ जाता है, उसके बाद में ट वर्ग भी आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तालव्य में कौन से आ जाते हैं? च वर्ग, ई, उसके बाद में श, ये भी आ जाता है। और इसमें मूर्धन्य में ये वाला श आता है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। अभी अपन ने बात करी थी अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी रहती है वह अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक का उच्चारण जो होता है वो कैसे होता है? मुख और नाक से होता है, नाक और मुख से होता है। तो केवल नाक से होने वाले वो कौन से कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। कौन से? अनुस्वार कहलाते हैं, या नासिका भी कह सकते हैं इसको, नासिका भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस क्रमांक में सघोष महाप्राण काकल्य है? किस वर्ण में सघोष महाप्राण काकल्य है? तो ह जो है वो सघोष वर्ण में आता है, महाप्राण में आता है और काकल्य में भी आता है। जो कंठ से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण है जिसमें ह को काकल्य में भी गिना जाता है, तो ये ध्यान में रखना। ह के लिए काकल्य आता है तो आपको सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम पूछा है, तो अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? वर्ग के हिसाब से देख लो। पहले क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है, कि फिर त वर्ग आता है और फिर प वर्ग आता है। अब देखो क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? क वर्ग का अंतिम वर्ण है अंग। फिर च वर्ग का अंतिम वर्ण इ, फिर ट वर्ग का अंतिम वर्ण अण, त वर्ग का अंतिम वर्ण न, और प वर्ग का अंतिम वर्ण म। इस आधार पर ये कौन सा हुआ? बिल्कुल इसका एक उत्तर सही हो जाएगा, ईंगण म। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन की बात की जा रही है। अघोष में कौन सा आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों सकार स श श ये आ जाते हैं। अब क्या इनमें से कोई है? य और र क्या है? अंतस्थ में आते हैं। अंत
अंतस्थ में आते हैं। उसके बाद में व और ह क्या है, वह भी अंत्यस्थ में आएगा, ह ऊष्म में आता है। ठीक है, ड और ण ये अघोष में नहीं आते हैं, ये सघोष में आते हैं। जबकि श श जो है वो किस में आते हैं, अघोष व्यंजन में गिने जाते हैं, अघोष व्यंजन में गिने जाते हैं। क्ष जो क्ष की ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो क्ष की ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी, तो क्ष की ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। श की ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है, वर्ण के। देखो क्ष का उच्चारण कैसे होता है, क प्लस श बराबर श हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो संयुक्त वर्ण है वो कितने हैं, संयुक्त वर्ण की संख्या होती है 4। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, 4 होती है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, जीवा तालु से नहीं टकराती यानी कि तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है, ये पूछना चाहता है। तो च बिल्कुल तालव्य वर्ण है, य बिल्कुल तालव्य वर्ण है, श बिल्कुल तालव्य वर्ण, जबकि घ क्या है, घ तो है कंठ्य, कौन सा, कंठ्य है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते, और दोस्तों क्लास खत्म हो गई। मैं फिर भी आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जो अपन कोई भी आप शब्द वगैरह देखते हो जिसमें क के नीचे ऐसा बिंदु रहता है, ग के नीचे बिंदु मिल जाएगा, ज के नीचे बिंदु मिल जाएगा और फ के नीचे बिंदु मिल जाएगा, तो ये जो बिंदु कहलाते हैं इनको एक नाम से जाना जाता है, इनको नुक्ता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता, नुक्ता कहा जाता है। ये आगत वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण कहलाते हैं। और यह फारसी भाषा के शब्द होते हैं, कौन से, फारसी भाषा के। जब भी आपके शब्द युग्म के लिए आ जाए, शब्द शुद्धि में आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है वो अगर इससे स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले कोई भी शब्द आएंगे तो आप इसको किस में गिनोगे, फारसी विदेशी भाषा में गिनोगे, जिसमें कौम जो है वो भी विदेशी भाषा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी के साथ में अपनी क्लास खत्म होती है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और बारोट स्टडी को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले की अगर 2 क्लासें दे रखी है आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर देख ले। यह हिंदी के लिए जो गत वर्ष से आए हुए जो भी पेपर हैं उनसे ही ये मैंने छाट कर बनाया है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने यह करा है। तो यह जो भी है आपके हिंदी वर्णमाला रीड में भी काम आएगी, सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, एलडीसी एग्जाम में काम आएगी, पीटीटी में काम आएगी, एसटीसी में भी काम आएगी, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।